तो हम जा रहे हैं हल्दी घाटी, एक ऐसी जगह जिसने भारत का भविष्य बदल के रख दिया। चंद मुट्ठी भर लोग एक बड़ी सेना के सामने लड़े, सिर्फ अपने स्वाधीनता के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए। तो हल्दी घाटी, जो कि उदयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, राजसमंद जिले में आती है और अपने इतिहास की एक शानदार गवाह है। आज सिर्फ हम ये युद्ध नहीं देखेंगे, बल्कि इस बेहतरीन योद्धा को भी देखेंगे जिनका नाम महाराणा प्रताप था। बचपन में महाराणा प्रताप को प्यार से कीका कहा जाता था। चाहे बड़े हो चाहे छोटे, सब इन्हें प्यार से कीका कहते थे। जानेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप के साथ इतिहासकारों ने भी दगा करी है, कैसे इस जीते हुए युद्ध को हारा हुआ युद्ध दिखाकर हमें बचपन से ही प्रदर्शित किया गया है। तो शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। महाराणा प्रताप सन 1556 में अकबर, जो कि मुगल शासक की तीसरी पीढ़ी का राजा था, काबुल और लाहौर को जीतता हुआ भारत आ पहुंचा। दिल्ली का लालच सभी को था और सभी ये बात जानते थे कि अगर दिल्ली पे राज किया तो पूरे भारत पे राज करेंगे। सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य उर्फ हीमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में हराकर अकबर दिल्ली का बादशाह बन बैठता है और 1558 में एक बार फिर ग्वालियर के राजा सिकंदर शाह सूरी को हराकर मुगल सल्तनत को और फैला देते हैं। और अब नजर मेवाड़ की ओर थी। पंद्रह 1560 में एक बार फिर अकबर बाज बहादुर को युद्ध में हराकर सारंगपुर जीत लेता है तथा बहादुर वहां से भागकर मेवाड़ के राणा उदय सिंह की शरण में चले जाते हैं। मेवाड़ पहले ही अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती था, मगर अब भागे हुए बाज बहादुर ने अकबर को मेवाड़ के खिलाफ एक बड़ा लड़ने का कारण दे दिया था, क्योंकि अकबर जानता था कि मेवाड़ का बच्चा बच्चा मारा जाएगा, मगर फिर भी ये महान मेवाड़ के राजपूत योद्धा बहादुर को अकबर को किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगे। उस वक्त के मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह थे और उन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया और मेवाड़ को स्वतंत्र रहने का स्वाभिमान प्राप्त हुआ। अब नजर मेवाड़ की ओर थी और धीरे धीरे अकबर की सारी सेना मेवाड़ को घेरने लगी। युद्ध दरवाजे पर खड़ा था, जिसमें एक तरफ थी शाही सेना अकबर की और दूसरी तरफ मेवाड़ के राजपूत लड़ाके। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन से ही बहुत प्रभावशाली थे और लोगों के पसंदीदा भी। बड़े बेटे होने के कारण महाराणा प्रताप राजगद्दी के पहले हकदार भी थे, मगर मरते पिता राणा उदय सिंह ने गद्दी का दावेदार व रक्षक प्रताप के छोटे भाई जगमाल को सौंप दिया। कहते हैं कि पिता का अंतिम संस्कार चल रहा था, मगर मेवाड़ के सामंतों को और प्रजा को आगाज करते काले बादल मुगल शासक अकबर के रूप में दिख रहे थे। तभी फैसला हो जाता है कि प्रताप के अलावा सभी राजकुमारों में कोई भी ऐसा नहीं है जो घिरते मेवाड़ को बचा सके, और प्रताप को सही दावेदार मानकर गोगुंडा के इस शमशान में ही प्रताप को राजा चुन लिया जाता है। भाई जगमाल मेवाड़ छोड़कर मुगल बादशाह अकबर के साथ मिल जाते हैं। मुगल बादशाह द्वारा कई संधियों की कोशिश की गई, कई दूत भेजे गए, मगर प्रताप के स्वाभिमान का वजन उन संधियों से कई ज्यादा भारी निकला। संदेश हर बार वही था मेवाड़ का कि मुगल सल्तनत या मुगल झंडे के आगे मेवाड़ कभी नहीं झुकेगा। आज हल्दी घाटी के इस युद्ध को हम बदायूनी की नजरों से देखेंगे, जो अकबर की शाही सेना में एक तीरंदाज था और एक लेखक भी। अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में बदायूनी ने युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है, जिसे कोई झुटला नहीं सकता, और यही आपको बताने में मदद भी करेगा कि कैसे इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के साथ छल किया, खिलवाड़ किया,
और उनको कभी भी वो अर्जित ना हो पाया जो वो थे। हमने और हमारे इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को वो ऊंचाइयां दी ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे। हमने इस जीते हुए युद्ध को भी हारा हुआ युद्ध देखा और पढ़ा, मगर क्या सच में प्रताप इस युद्ध को हारे थे? बदायूनी की नजरों से देखेंगे और एट द एंड मुझे बताइएगा कि आपको क्या दिखता है। वो समय आ गया है। मेवाड़ को एक तरफ से मानसिंह घेर रहे हैं और एक तरफ से शाही सेना। वो समय आ गया है। काल आने की तैयारी में है। दोनों ही सेना अपने हथियारों को धार दे रही हैं। युद्ध शुरू होने को है। बादशाह की ओर से आमेर के मानसिंह को सेनापति नियुक्त किया गया है, जो खुद भी राजपूत हैं, मगर अकबर के झंडे के नीचे युद्ध कर रहे हैं। सेनाएं इकट्ठी होने लगी हैं। उधर अफगानों का बादशाह अकबर से पुरानी दुश्मनी रखता है, इसलिए युद्ध में अपनी बड़ी टुकड़ी लेकर अफगान के शासक हाकिम खां सूर प्रताप से आ मिले हैं और उनके सेनापति नियुक्त हुए हैं। और भीलों की बड़ी जंगली सेना लेकर पूंजा भील भी मुगल शासक अकबर के खिलाफ प्रताप के साथ दिखाई देंगे। बदायूनी आंखों देखा हाल अपनी किताब में लिखता है। वह कहता है कि युद्ध का पहला चरण बादशाह की सेना नहीं झेल पाई। पहला दस्ता तितर बितर हो गया और जान बचाने को भागने लगा, और पीछा करती मेवाड़ की सेना ने आते ही युद्ध पर जैसे विजय प्राप्त कर ली हो। अकबर के झंडे के नीचे भी राजपूत युद्ध कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही टकराव हुआ भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बदायूनी पास खड़े सेनापति आसफ खां से पूछता है कि समझ नहीं आता कि तीर कहाँ चलाऊं, कौन अपना है कौन पराया है पता नहीं चलता। इस पर आसफ खां ने बोला कि तुम 10 तीर चलाओ, जो मरेंगे वो सिर्फ हिंदू होंगे, वो राजपूत होंगे, तो तुम अपने हाथों से जिहाद करो बदायूनी। और इस पर बदायूनी एक तीर मारने लगता है। हारते युद्ध को देख बादशाह की सेना का एक लड़ाका निहत्तर खां एक झूठी अफवाह फैला देता है कि बादशाह खुद सेना लेकर लड़ने आ रहे हैं। इस पर हारती मुगल की सेना फिर से युद्ध भूमि में लड़ने के लिए फिर खड़ी हो जाती है। अपने मर्दाना नामक हाथी पर बैठा मानसिंह महाराणा की आंखों को चुभता है और वह एक एड़ से चेतक को ये इशारा करते हैं कि चेतक उसको युद्ध भूमि के बीचों बीच मर्दाना के सामने ले जाए। मर्दाना, जो कि सिर्फ एक आम हाथी नहीं था बल्कि युद्ध के लिए तैयार किया हुआ प्रशिक्षित हाथी था। प्रताप एक एड़ और मारते हैं और चेतक हाथी के सर पर अपनी दोनों टांगे रखकर प्रताप को मानसिंह तक जा पहुंचाता है। प्रताप भाले से प्रहार करते हैं, मगर मानसिंह बच निकलता है। शायद काल ने आज उसे नहीं बल्कि उसके महावत को शिकार चुना। युद्ध है, आखिर हर कोई यहाँ पर सशक्त है। उतरते चेतक की अगली टांगे मर्दाना ने अपनी सूंड पे लगी तलवार से काटी और चेतक बुरी तरीके से घायल हो गया। खुद महाराणा भी गिरने की वजह से मूर्छित हो गए। प्रताप किसी तरह चेतक को युद्ध स्थल से बाहर ले आते हैं और बलीचा गांव तक पहुंचते पहुंचते चेतक ने आखिरी छलांग लगाई और 22 फीट के नाले को पार कर अपने स्वामी महाराणा प्रताप के हाथों में दम तोड़ दिया। उधर बदायूनी लिखता है, युद्ध में महाराणा के चले जाने के बाद प्रताप के सभी आभूषण व कवच झाला विद्या ने धारण कर लिया और युद्ध चलता रहा। बदायूनी अपनी किताब में लिखता है, जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी और हमारे सैनिक इतने हार चुके थे, टूट चुके थे कि उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी। इसलिए हमारे सैनिकों ने प्रताप का पीछा ही नहीं किया। बाद में थके हारे शाही सेना के सैनिक युद्ध भूमि से दूर पोगुंदा की पहाड़ियां किसी तरह से पार करने में सफल हुए और रात में वहां रुकने के लिए भी हमें अपने चारों ओर दीवारें चुनवानी पड़ती थी ताकि प्रताप की सेना हम पर हमला ना कर दे। लेकिन प्रताप की भील सेना ने हमें वहां रात भर रहने न दिया और हमें वहां से भी जान बचाकर भागना पड़ा तथा किसी तरह हमने अजमेर तक का रास्ता पूरा कर राहत की सांस ली। शाही सेना युद्ध हार चुकी थी। ना प्रताप को पकड़ा जा सका था
ना मारा जा सका था, ना ही उनकी जमीनों पर कब्जा कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही खुद अपनी जमीनों को बंजर कर दिया था। क्योंकि वह पहले ही जानते थे कि कभी भविष्य में दुश्मन आया तो वो इन जगहों पर ही अपना खाना उगाएगा और खाएगा, और जब वो जमीनें ही नहीं रहेंगी तो दुश्मन भी नहीं रहेगा। प्लान सटीक था। बाद में बदायूनी लिखता है कि इस हार के बाद बादशाह अकबर इतना नाराज हुए कि मान सिंह और आसिफ खां की डोडी बंद करवा दी, जिसका मतलब था कि मान सिंह अब दरबार में और ना दिखेंगे। मेवाड़ नहीं जीता जा सका था। प्रताप अब भी जीवित थे और ऊपर जंगलों में जाके छिप गए थे। वापस मेवाड़ को कैसे लेना है, प्रताप इसकी तैयारी कर रहे थे। प्रताप ये बात जानते थे कि शायद वो अकबर से इस युद्ध में एकदम से ना जीत पाए, इसलिए उन्होंने प्लान बी और प्लान सी पहले से तैयार किए हुए थे। हर चीज इस पूरे युद्ध और युद्ध के बाद सब कुछ महाराणा प्रताप के अनुसार ही चला। तो फिर हम क्यों ये पढ़ते हैं, हम ये क्यों देखते हैं कि अकबर इस युद्ध में जीता? क्या सच में हमारी इतिहास, हमारी हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ हुई है? आप भी मुझे अपने व्यूज लिखकर बता सकते हैं। तो समय है इस युद्ध के आखिरी पड़ाव को देखने का, जिसका नाम है रक्त तलाई, द ब्लड पॉन्ड। आने वाले समय में प्रताप ने फिर से अपने आसपास की सेनाओं को एकत्रित किया और वो वापस धीरे धीरे मेवाड़ की ओर चढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वापस मेवाड़ के आसपास के कई राज्यों को जीत लिया और केवल चित्तौड़गढ़ ना जीत पाए। और अब अकबर को एक बार फिर से ये डर सताने लगा था कि क्या मेवाड़ के असली शासक वापस आकर अकबर के हाथ से मेवाड़ को ले जाएंगे। तो भीषण युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी में। कई हजारों लोग मारे गए, कई हजारों जान गई। और इस युद्ध की खास बात यह थी कि जब हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया और कई लोग मारे गए, जब इतनी मारकाट मची तो पूरी धरती खून से सराबोर थी और इंद्र ने बारिश की। शायद उस चीज़ को, उस पूरी धरती को धोने के लिए तो इंद्र ने बारिश की, और इंद्र की बारिश की वजह से जो पानी वहाँ गिरा वो लगभग 4 किलोमीटर तक बह के आया, जिसमें खून मिला हुआ था। और वो आने के बाद यहाँ पर जो ये पहले तलाई हुआ करती थी, यहाँ पे आके रुक गया। अब तो इसको सरकार ने काफ़ी डेवलप कर दिया है, अन्यथा ये पहले एक नॉर्मल तलाई हुआ करती थी, लोग यहाँ से आके पानी भरते रहे होंगे। मगर उस युद्ध के बाद से ये रक्त तलाई कहलाया, द ब्लड पॉन्ड, जहाँ पे न जाने कितने कितने लोगों का खून मिला हुआ था। और बताते हैं कि वो ये पूरा खून दूर दूर तक देखा जा सकता था, बदबू दूर तक सूंघी जा सकती थी। आखिर युद्ध का अंजाम कभी अच्छा होता ही कहाँ है। किसी ने शायद सही ही कहा है, युद्ध जब भी होता है सब हारते हैं, कोई जीतता नहीं। तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा अपने कमेंट बॉक्स में। आप अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स देकर हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय का खत्म होने का वक्त यहीं पर आ गया है। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये युद्ध भूमि कैसी लगी, प्रताप की ये जर्नी कैसी लगी। मैं यहाँ पर आके एक मिक्स फीलिंग के साथ बंध गया हूँ। समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या कहूँ। आखिर मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर कई हज़ारों लोगों का खून बहा होगा, रुका होगा, बदबू कई किलोमीटर तक सूंघी जा सकती थी। मगर इसी के साथ, इस जगह के साथ ही इस वीडियो का अंत करते हैं और अगले वीडियो की तैयारी में जुट जाते हैं। तो बने रहिए। गो वाइल्ड इन इंडिया।